नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आते हैं प्रदेश भर से अहम किस्से। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे गणपति बप्पा के उत्सव की धूम, तो एक शिक्षक की अनोखी कहानी और साथ ही एक पैरा रनर के जज्बे की कहानी। सिद्धि विनायक मंगलहारी गौरी नंदन गणपति बप्पा इस हफ्ते देश भर में पधार चुके हैं। प्रथम पूज्य का जयपुर का मोती डूंगरी मंदिर का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। तो आइए देखते हैं प्रदेश भर में किस तरह मनाया गया गणेश महोत्सव। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, ये पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10 दिनों तक गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता और शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है, इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आना बढ़िया है ना, वो चल रही है ना, मूर्ति है ना बिक रही है। 2 फुट से लेके हमारे पास 7 फुट तक की मूर्ति है। जो ग्राहक डिमांड करते हैं उसी डिमांड की हम देते हैं। 2000 रुपए से लेके 5000 तक की मूर्ति है। मेरा नाम पवन पचौरी है। यह मूर्तियाँ बहुत अच्छी तरह की बनाई हुई हैं और गणेश चतुर्थी नजदीक आने वाली है। गणेश चतुर्थी की हम हर साल मनाते हैं। अपने घरों के लिए हम मूर्ति लेने के लिए आए हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों में अलग अलग आकार, डिजाइन और रंगों की मूर्तियां लेकर भक्तगण काफी उत्साहित होते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। जयपुर स्थित प्राचीन मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विराजमान गणेश की प्रतिमा साल 1761 में गुजरात के गांव मावली से लाई गई थी। साल 1761 से पहले भी इस प्रतिमा का इतिहास 500 सालों से ज्यादा पुराना माना जाता है। जयपुर शहर के मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जी के प्रसाद के रूप में बड़ी मात्रा में लड्डू चढ़ाने की बहुत ही अनोखी संस्कृति है। मंदिर के पुजारी के अनुसार वर्षों पुरानी परंपरा के तहत गणेश जी को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस प्रदर्शनी में लड्डू का सबसे भारी आकार 251 किलोग्राम का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में कितने ही अनाथ बच्चे हैं जो अपनी कहानी बयां नहीं कर पाते। उन्हें मालूम है अगर वह राहगीरों को अपनी कहानी बताएंगे तो उनका पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही बच्चों का सहारा बनी जयपुर की विमला कुमावत। शिक्षक दिवस के मौके पर हमने जाना 25 सालों से कायम विमला कुमावत के जज्बे को। कचरा बीनने वाले बच्चों का जीवन संवारने का लक्ष्य लेकर करीब 25 साल पहले की गई मुहिम अब परवान चढ़ने लगी है। स्कूल तक नहीं देखने वाले बच्चे आज बीटेक और नर्सिंग कर रहे हैं। यह सब सफल हो पाया महेश नगर निवासी विमला कुमावत के जज्बे से। दादी के नाम से विख्यात विमला कुमावत ने सैकड़ों अभावग्रस्त बच्चों का न सिर्फ भविष्य संवारा, बल्कि उनसे पढ़े बच्चे अब दूसरे जरूरतमंद बच्चों का जीवन संवार रहे हैं। जयपुर के शारदा कॉलोनी में स्थित सेवा भारती बाल विद्यालय में मौजूदा समय में 350 से अधिक बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। न सिर्फ शिक्षा निःशुल्क, बल्कि किताबें, कॉपियां, बैग व ड्रेस से लेकर शिक्षा का हर साधन उन्हें स्कूल द्वारा सेवा भाव से मुहैया कराया जाता है। राजस्थान के सुदूर तथा जयपुर में दूसरे राज्यों से आकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के 30 से अधिक बच्चे भी यहाँ के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 3 वर्ष के बच्चे से लेकर 23 साल तक के युवा शामिल हैं। 22 साल पहले मैंने 5 बच्चों से चालू किया था, कचरा बीनने वाले बच्चों से। मेरे घर से 5 साल घर में ही चला था। 165 बच्चे वहीं थे। फिर दिक्कत आई घर में,
तो उसको फिर सामुदायिक केंद्र अनकम्प्लीट था, साल भर तक उसमें चला, फिर वहाँ से हटा दिया, फिर रोडों पे पार्कों में चला 8-10 महीने तक। जो शुरू के बच्चे हैं, जो आज LLB कर चुका बच्चा, एक बच्ची की गवर्नमेंट जॉब है, एक बच्ची MA कर चुकी, B.Ed कर चुकी, एक बच्ची MA B.Ed कर चुकी, उन बच्चों ने तो इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं की जो बना हुआ है। तिरपाल से ही सीधी दूसरे विद्यालयों में चली गई थी, क्योंकि यहाँ 8वीं तक की है। 5 बच्चों से चालू हुआ। ये एक बहुत कठिन काम। बच्चे क्या करते थे, कचरा बीनना, गुटखा खाना और कमेड़ी कबूतर को मारना। मैं पढ़ाया करती थी, स्लेट लाके स्लेट में और एक कॉपी दे देती, कॉपी में काम डालती, ऐसे। तो मेरे पास बच्चे झोंक हो रहे थे। बच्चे विमला कुमावत को दादी कहते हैं। दादी के इन नगीनों में कुछ बच्चे नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिकल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर, बैंक आदि की तैयारी कर रहे हैं। BSc कर रही शिवानी बताती हैं कि मैं बचपन से दादी के साथ हूँ। यशोदा तो एक कान्हा की माँ थी, दादी तो हम सब की यशोदा माँ है। स्कूल क्या होता है, यहाँ के दादी के साथ रह के पता चला कि स्कूल नाम की शिक्षा भी कुछ होता है। तो मैंने स्कूल फर्स्ट क्लास से यहीं से पढ़ी हूँ, अभी मेरा नर्सिंग कंप्लीट होने वाला है। और दादी के साथ रह के मतलब पूरा परिवार मिल गया मुझे, पूरा माँ बहन भाई सब मिल गया। आई थिंक यशोदा मैया ने तो एक कान्हा जी को पाला था, हाँ मैं तो पूरे 35 को पाल रही हैं, और इतना कि 550 बच्चे को भी पाल रही हैं। हम जैसों के लिए, हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए जिनके कोई नहीं है, उनके लिए एक साक्षात ईश्वर हैं ये। मैं जितना पढ़ा है मैंने इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी उस जो दादी ने राह दिखाई है उस पर आगे बढ़ना है। दादी को अभावग्रस्त बच्चों के लिए स्कूल खोलने की है प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों से मिली। दादी ने वर्ष 2003 में घर पर 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दादी की उम्र 68 वर्ष है। उनके बच्चे जब उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वह भला कैसे पीछे रहे। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए इस वर्ष वह अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठेंगी। एक बच्ची ने पढ़ाई छोड़ के बैठ गई 7वीं तक, घर बैठ गई, बड़ी सारी थी वो, लंबी सी, वही कचरा बीनने वाली। मैं उसको रोज लेने जाऊं, रोजाना उसकी माँ का दे अजी को नारी बात हो बीन बा गई। मैं एक दिन तीसरी बार पहुंच गई, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी संस्कृत में। फिर मैंने उसको इंग्लिश में भी थी, तो उसके साथ मैंने 8वीं का दिया, फिर मैंने 10वीं का दिया, फिर मैंने 12वीं का दिया, अब मेरा फाइनल। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर वो महिलाएं जो घर में देर तक खड़ी रहकर काम करती हैं, या फिर वो पुलिसकर्मी भी जो खड़े रहते हैं, उन्हें मुख्य रूप से सावधान रहना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। जयपुर के डॉक्टर निखिल बंसल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। ये रेडियोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है। इसमें बिना चीर फाड़ के एक सुई की मदद से सटीक इलाज संभव है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चिकित्सा के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी आने से मरीजों को राहत मिल रही है। इनमें से एक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये रेडियोलॉजी की सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए बिना चीरफाड़ के एक सुई की मदद से न केवल बीमारी का एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जा सकता है, बल्कि वेरिकोज वेन्स, इनफर्टिलिटी, लिवर कैंसर आदि बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हृदय से खून आर्टरी के जरिए नीचे आता है और वेन्स के जरिए ऊपर जाता है। नसों में मौजूद वाल्व ऊपर जाने वाले खून को नीचे आने से रोकते हैं। जब आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं और व्यायाम नहीं करते तो मसल्स कमजोर हो जाती हैं,
जिससे वाल खराब हो जाते हैं और ऊपर जाने वाला खून नीचे आने लगता है। आम भाषा में यह समस्या वेरिकोज वेन्स के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर निखिल बंसल ने बताया कि कई लोगों में आनुवांशिक कारणों से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या होने लगती है। वहीं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से वेरिकोज वेन्स का बिना चीरफाड़ के कम समय में सटीक इलाज हो सकता है। आजकल लीवर कैंसर और बाकी के कैंसर भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो लीवर कैंसर के अंदर जो आमतौर पे जो कीमोथेरेपी और आजकल एडवांसमेंट में इम्यूनोथेरेपी है, उसी प्रकार से अगर हमें टारगेटेड थेरेपी करनी है जो कि बहुत ही प्रभावित है, जिसमें चीर फाड़ नहीं लगती है, लंबा इलाज नहीं लगता है और जो डोज है वो सटीकता से जहाँ पे ट्यूमर है वहां पे जाके पहुंचती है, जैसे कि टारगेटेड कीमोथेरेपी हो गई, टारगेटेड रेडियोथेरेपी हो गई, जिसको हम ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, वे ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। जो कई ट्यूमर्स होते हैं, कई बार उनको हम सुई द्वारा 5 से 6 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स को भी जला दिया जाता है, जो कि एक पतली सी सुई को अंदर ले जाके जहां पे ट्यूमर है, सोनोग्राफी पे, सीटी स्कैन पे वे और पद्धति द्वारा उसको देखकर सटीकता से उसको जलाया जा सकता है और उसके चांसेस हम कम कर सकते हैं। फीमेल्स में अगर हम लोग देखें तो थायराइड बहुत कॉमन समस्या है। जो बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स हैं उनको भी बिना चीर फाड़ के सुई द्वारा अंदर ले जाके जो बड़ी गठाने होती हैं उनको बिल्कुल जलाया जा सकता है, जिसमें बिल्कुल भी निशान नहीं आता है। मैं वेरिकोज वेन की इससे बहुत परेशान था। मेरी नसें पीछे फूल जाती थी, एकदम नीली हो जाती थी, कई बार चलने फिरने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आजकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये नई ब्रांच है, ये लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं वेरिकोज वेन का, क्योंकि सर्जन के पास जाओ तो चीरा लगाते हैं, 20-21 दिन का एडमिशन हो जाता है। उन्होंने बताया कि आप एडमिट हो गए, 1 दिन में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर मैं आया, मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो जैसे आज मैं एडमिट हुआ था, आई वाज वंडर कि कल इवनिंग में मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। अब मेरे को कोई भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, मेरा काम नॉर्मली चलता रहा, मेरे चलने फिरने में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल। शुरुआती समय में दवाइयों और कंप्रेशन स्टॉकिंग से इसे ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने और अधिक उम्र के मरीजों के इलाज के लिए लेजर, माइक्रोवेव एब्लेशन, ग्लू थेरेपी, स्केलोथेरेपी सहित अन्य इलाज कारगर साबित हो रहे हैं। वे बताते हैं कि इंटरवेंशनल प्रोसेस के जरिए एक बार ठीक होने पर दोबारा होने का खतरा ना होने के बराबर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारत के सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर ने एक बार फिर दुनिया में अपना परचम लहराया है। दुनिया के बेहतरीन शहरों की सूची में तो उदयपुर शामिल ही था। अब उदयपुर की पिछोला झील दुनिया के खूबसूरत झीलों में से एक बन गई है। तो आइए चलते हैं उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर अपनी झीलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की झीलें अपने नीले पानी और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये शहर के बीच में स्थित पिछोला झील पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यह एक कृत्रिम झील है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों की सूची में उदयपुर की पिछोला झील को शामिल किया गया है। CNUK की ओर से जारी की गई 48वीं सूची में पिछोला को 28वें स्थान पर शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल प्लेटफॉर्म है कॉन्डे नस्ट ट्रैवलर, एक ये लग्जरी और लाइफस्टाइल ट्रैवल मैगजीन है। इसने एक सर्वे किया था जिसमें विश्व के करीब 50 सबसे ब्यूटीफुल लेक्स का सर्वे हुआ था और इसमें हमारे यहाँ से उदयपुर से पिछोला ने अपना स्थान बनाया है, 28वां स्थान बनाया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह कि पूरे भारत से केवल पिछोला का ही सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हम इस तरह से अपने यहाँ के लेक्स को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में अपना स्थान बना रहे हैं।
यहाँ जो टूरिस्ट अभी आए हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं। तो और आप देखेंगे 2 साल से एक ट्रेंड ऐसा हो गया है कि जो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जो महीने होते थे इनमें टूरिस्ट कम आते थे, लेकिन विभाग ने भी इतनी अच्छी मार्केटिंग करी है कि मानसून टूरिज्म यहाँ उदयपुर में, मेवाड़ रीजन में काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। और इस बार भी मैं समझ रही हूँ कि अगस्त के महीने में भी 1 लाख से ऊपर की ही हम दर्ज करेंगे संख्या। तो आने वाले समय में जो टूरिस्ट सीजन है वो भी काफ़ी हाई रिकॉर्ड्स लेके आएगा। बास के गांव पिछोला के नाम पर बनी पिछोला झील उदयपुर के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है। उदयपुर पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि मानसून के चलते लगातार पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ावा मिला है। यहाँ लगातार पर्यटक घूमने आ रहे हैं। मैं यहाँ घूमने के लिए भी कई बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उदयपुर। और यहाँ बारिश के बाद में बहुत अच्छा पिछोला का व्यू लग रहा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही अच्छा है। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है और अभी पिछले कुछ दिनों में जो बहुत अच्छी बारिश हुई है उससे जो पानी आया है पिछोला झील में, फतेह सागर लेक में, बिकॉज़ उदयपुर को एक सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो जो बारिश हुई है जिससे बहुत अच्छा पानी आया है, उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर हो गया है। पर्यटकों का कहना है कि उदयपुर की पिछोला झील और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें काफी लुभा रहा है। पिछोला झील को देख वे काफी आकर्षित हुए हैं। पिछोला झील की प्राकृतिक छटा उन्हें काफी मनमोहित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो क्या हुआ जो मुझे इतना अनुभव नहीं, तो क्या हुआ कि मेरे बाल सफ़ेद नहीं। कलाकार हूँ मैं और अपनी कला को खूब हूँ जानता। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 2 दिवसीय स्वर भाव उत्सव मनाया गया, जिसमें हर उम्र के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। तो आइए देखते हैं भाव, सुर और ताल का अनोखा संगम। संगीत तो ऐसा है कि एक औषधि है। ऐसा माना जाता है कि अगर चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, वो अपने आप में इतनी एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है, जो कि बहुत ही हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज का एक ऐसा दौर है कि हर व्यक्ति एक टेंशन में है। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को तो संगीत सीखना ही चाहिए, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य। इस बार स्वर भावोत्सव हो रहा है जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में, 2 दिन का है। इस बार ये अलग किया है कि इस बार हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हैं हमसे और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी हैं, क्योंकि ये कोविड के बाद ही पॉसिबल हुआ पाया कि भाई किस तरह से हम ऑनलाइन भी हम सिखा सकते हैं। तो वो भी 65 ईयर्स ओल्ड ने अभी आपके सामने भी तबला बजाया है और भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी परफॉर्मेंस देंगे। ऑफलाइन तो सीखते ही हैं, उसके अलावा जो है एज जो है हमारा 5 साल से लेके और 70 ईयर्स तक हमारे स्टूडेंट परफॉर्मेंस देंगे। इस बार ये नया है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा जो संगीत है, मैं तो सोचता था युवा वर्ग में बढ़े, लेकिन युवा वर्ग के साथ सभी वर्गों में बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और बस यही कामना करता हूँ कि शास्त्रीय संगीत इस तरह से ही आगे बढ़ता रहे।
कला को करने के लिए या हमें आगे जाने के लिए नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और वो सब शास्त्रीय से ही संबंधित है। शास्त्रीय संगीत अपने आप में पूरी नवीनता का प्रयोग करता है, और जो आज का जो संगीत चल रहा है उसकी नींव भी हमारे क्लासिकल से ही जुड़ी हुई है। पत्थरों की बंदिश से क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या नज़रें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। चूरू के राकेश भेड़ा जब 6 महीने के थे तो पोलियो का टीका आउट हो जाने से उनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 2023 में एशियन पैरा गेम्स में 1500 मीटर की दौड़ में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। मेरा नाम राकेश बेड़ा है, मैं चूरू रहने वाला हूं और एशियन मेडलिस्ट हूं। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर चाइना, और अभी हमारे पैरालंपिक गेम चल रहे हैं। जो 84 दल हमारा गया हुआ है, बहुत बड़ा, आज पहली बार इतना बड़ा दल गया है। तो आज इतिहास रचने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन खुशी का माहौल छाया जा रहा है, मेडल पे मेडल आए जा रहे हैं, कभी गोल्ड, कभी ब्रॉन्ज, कभी सिल्वर, पर दिन मेडल पे मेडल आए जा रहे हैं। 25 का हमारा टारगेट है 84 दल के अंदर, वो शायद नहीं, कन्फर्म ही हम कहते हैं कि वो पूरा होगा। मेरा इवेंट है 1500 मीटर, मैं रनिंग करता हूँ। मैं यहाँ जयपुर SMA स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ और 2018 से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे नेशनल में भी 6 गोल्ड हैं और स्टेट में 12 गोल्ड हैं, और इंटरनेशनल भी मेरे एशियन मेडल है। अभी लास्ट ईयर आने वाले 2028 एशियन ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और 2026 एशियन गेम पे पूरा फोकस है। मेरा हाथ बचपन से, जब मैं 6 महीने का था तब मेरे हाथ पोलियो का इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से कोई नसें ब्लॉक हो गई तो वो ठीक नहीं हो पाया। मेरे पिताजी ने डॉक्टरों को खूब दिखाया, काफ़ी पैसे लगाए, काफ़ी नॉर्मल फैमिली से थे, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर हाथ ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई है वो निरंतर रखी, और उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद में मैंने, जब फर्स्ट ईयर में था उस टाइम मैंने देखा था 2016 रियो ओलंपिक हुए थे, तो उस टाइम देवेंद्र जी झाझड़िया है, उनके मेडल आया था। तो मैंने देखा कि इनका हाथ कटा हुआ है, सुंदर सिंह जी का देखा, तो कईयों का मैंने देखा ऐसे। तो उनको देख के मैं सोचा ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे जानकारियाँ जुटानी स्टार्ट की और देवेंद्र जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो। युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे की लत से दूर रहें, और चाहे पढ़ाई करो, कुछ भी करो आप, पर अपने इस 24 घंटे के जो एरिना है इसके अंदर स्पोर्ट्स का पार्ट ज़रूर रखिए, चाहे 2 घंटे का ही रखो। मोबाइल से दूर रहें, जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना सही रहेगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, अच्छी रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि चलो मेरा तो ये हाथ इतना ही है, कईयों का मतलब जैसे अभी अवनी लेखरा के मेडल आया, मुन्ना अग्रवाल जी के मेडल आया है, उनके आपने देखा होगा वो व्हीलचेयर पे रहते हैं, तो उनको कितना वो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। पर मैंने तो थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे करके थोड़ी सी अगर हिम्मत जुटा लोगे ना तो आप लंबे लेवल तक अच्छे प्लेयर बन सकते हो और आप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि मतलब कि मेरे से तो थोड़ा सा मेरा हाथ कट गया एक्सीडेंट में, या मेरे पोलियो हो गया, या मेरे और कुछ हो गया, उसकी वजह से ये ले मैं तो बस अब कुछ नहीं करूँगा, मैं तो घर पे ही बैठूँगा, मेरे को तो यहीं बैठे बैठे खाना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल ही हताश ना होएं, थोड़ी सी हिम्मत करके ग्राउंड की तरफ बढ़ें एक बार। आज हमारा स्पोर्ट्स का क्रेज़ इतना है कि मतलब दिव्यांग इतने मेडल लेके आ रहे हैं, देश खुशियाँ मना रहा है,
बहुत बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है। अभी दिन प्रतिदिन मेडल पे मेडल आए जा रहे हैं। हम रात को सोते हैं, अभी ओलंपिक चल रहा है तो 1:30-2 बज जाते हैं हमें सोते सोते, क्योंकि वहाँ के यहाँ के टाइम में थोड़ा डिफरेंस है 2.5-3 घंटे का। तो उसकी वजह से हम उनका मैच देखने के लिए रात भर जागते रहते हैं। हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है कि ये लो, अरे इसने भी कर दिया तो मैं तो कर लूँगा, अगले ओलंपिक में मैं भी कर लूँगा। ऐसे उनसे हमें मोटिवेशन भी होते हैं। हम इतने दिन पढ़ाई की है तो थोड़ा सा ध्यान करके गेम के अंदर मतलब अच्छा करना है, नहीं तो लोग ऐसे बोलेंगे कि इतने दिन तो पढ़ाई में कर लिया अभी और अभी खेल कूद के ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा उस टाइम ये था। उस टाइम बाद में मेडल आया नेशनल इंटरनेशनल, उसके बाद में मतलब पूरा ही माहौल चेंज हो गया कि बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही मेहनती है, पूरा ही माहौल चेंज हो गया। अगर उस टाइम अगर मेरे मेडल नहीं आता तो सारों का वो देखने का नज़रिया और बोलने का नज़रिया वो बदल जाता कि कुछ नहीं है, पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं की और गेम में जाके वहाँ पे मौज मस्ती की है, कुछ नहीं किया। तो वो नज़रिया उनका बदल जाता। पर मेरे परिवार ने मेरा फुल सपोर्ट किया है, पूरे परिवार ने, पूरे गांव वालों ने, ज़िले वालों ने, देशवासियों ने। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अहम रहा, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरपीएससी आरएएस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर से शुरू होंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स इस तारीख से परीक्षा के लिए फॉर्म भर पाएंगे। जारी नोटिस देखने के लिए आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है rpsc.rajasthan.gov.in। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 733 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। इन पदों में से राजस्थान स्टेट सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से 346 पद भरे जाएंगे, वहीं राजस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से 387 पद भरे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये कड़ी ला सकी होगी कुछ सकारात्मक प्रभाव की लहरें और बदल सकी होगी आपके निराशा के अंकों को आशा की किरण में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।